नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाकल पब्लिकेशन के एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जिसमें कि फरवरी 2023 तक के प्रश्न पत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो प्रत्येक प्रश्न का इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यह पुस्तक चैप्टर वाइज भी विभाजित है। इसके बाद में बात करें तो यह पुस्तक विशुद्धतः हिंदी माध्यम में है और बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को कवर करने वाली है तो यह पुस्तक है दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसटीएनओ, उसके बाद में दिल्ली पुलिस और सिलेक्शन पोस्ट और विशेष करके जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जाम्स को यह पुस्तक कवर करने वाली है। दोस्तों, इस पुस्तक की विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें कुल मिलाकर के 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 9 अध्याय दिए हुए हैं, 9 सब्जेक्ट है और 9 में से जो 9वां अध्याय है हम लोग का करंट अफेयर्स, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। इस तरीके से दोस्तों केवल और केवल हम लोग 8 सब्जेक्ट को ही इसमें देखने वाले हैं और 8 सब्जेक्ट में बात करें तो अभी तक हम लोग कुल मिला करके स्टैटिक जीके को, इसके बाद में इतिहास, राज्य व्यवस्था, इन तीनों पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन का आखिरी सेक्शन देखने वाले हैं, आखिरी पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाद से ज्योग्राफी भी फिनिश हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, अगले विषय में प्रवेश करेंगे। फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी के यदि या भूगोल के विषय सूची को देखें तो विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें दोस्तों अध्याय 1 से लेकर के अभी तक हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो 4 पार्ट में हम लोग जनसंख्या तक को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो सेक्शंस होगा दोस्तों वो 5वां पार्ट होगा और 5वें पार्ट में जो बचे हुए सेक्शन से जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, अगले विषय को देखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से रहेगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन के बारे में जो कि वायुमंडल से संबंधित होने वाला है। इसमें वायुमंडल, चट्टान, पर्वत, ज्वालामुखी, उसके बाद में विश्व भूगोल और मानचित्र को देखेंगे और फिर उसमें विविध के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशंस को। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं जो कि वायुमंडल से संबंधित होने वाला है और इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 686 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। दोस्तों, वायुमंडल में कुल मिलाकर बात करें तो 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार गैसों का प्रतिशत जो है वो इस प्रकार से है। नाइट्रोजन 18.08%, ऑक्सीजन 20.95%, उसके बाद में आर्गन 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और नियोन की बात करें तो ये 0.002% और हीलियम 0.0005%, जबकि हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन है 0.00005%। इसके बाद में बात करें तो वायुमंडल में गैसों और बड़ी संख्या में एरोसोल की बात करें दोस्तों तो ये ठोस और तरल कण होता है, इसका मिश्रण होता है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में दोस्तों गैसों और एरोसोल का मिश्रण होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 687 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है। वह है दोस्तों वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की थर्मोस्फीयर परत जो कि परत होता है दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच और इसके द्वारा ही परावर्तित होती है। इस परत के बारे में बात करें तो इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है और इस परत में अरोरा और उपग्रह होते हैं। वायुमंडल की अन्य परतों के बारे में बात करें तो पहला होता है दोस्तों क्षोभमंडल जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि समतापमंडल का होता है दोस्तों 18 से 50 किलोमीटर और उसके बाद में मध्यमंडल जिसकी ऊंचाई होती है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की और उसके बाद में बहिर्मंडल का दोस्तों जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर से लेकर के दोस्तों 1000 किलोमीटर तक की होती है। दोस्तों, यहाँ पे 10,000 किलोमीटर है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। 688 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, सबसे अधिक बारिश होने वाला जो राज्य है वो है ऑप्शन के अनुसार असम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और असम और इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा बारिश असम में होती है। जबकि पूरे ओवरऑल मिला के बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम में। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि मासिनराम जो कि मेघालय के
पूर्वी खासी पहाड़ियों जिलों का एक कस्बा है और मासिनराम जिसे कि पृथ्वी का सबसे आर्द्र स्थान माना जाता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, वो मासिनराम में ही होती है, जो कि मेघालय का एक हिस्सा है, जिसमें कि औसत बारिश की बात करें तो यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर की बारिश होती है। जबकि जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर राजस्थान में है और वहाँ पर भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। जबकि वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों उसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 689 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है। दोस्तों जब ठंडी का मौसम होता है उस समय चेन्नई का तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चेन्नई में वर्ष भर गर्म तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बात करें तो 84 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। जबकि सबसे ठंडा महीना का बात करें दोस्तों तो सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है, जहां पर उसका तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं चेन्नई में एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु भी है। इसके बाद बात करें तो चेन्नई तापीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और तटीय भी है, जो कि मौसमी तापमान में अत्यधिक भिन्नता को रोकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 690 नंबर प्रश्न और प्रश्न कह रहा है कि डैश के लोग अर्थात कहाँ के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तनों को शायद ही महसूस कर पाएं। दोस्तों ये लोग होते हैं मुंबई के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि मुंबई के लोग जो हैं वो अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तनों को शायद ही महसूस कर पाएं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुंबई में मध्यम जलवायु है क्योंकि यह अरब सागर के तटरेखा के साथ में है। दोस्तों समुद्र उच्च जलवायु परिस्थितियों को कम कर देता है, क्योंकि समुद्र की सतह धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करने लगती है या अवशोषित करती है और फिर धीरे धीरे ऊष्मा को त्याग देता है, जो कि आसन्न भूमि के तापमान को प्रभावित करती है। और इस तरह से यदि कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट भी चरम मौसम का अनुभव नहीं कर पाता है। दोस्तों भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसमें है दोस्तों अक्षांश, उसके बाद में हिमालय पर्वत, भूमि और जल का वितरण और ऊंचाई। ये सभी के सभी जो हैं दोस्तों वे मानसून या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को 691 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। दोस्तों भारत में यदि जून से सितंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मानसून या वर्षा ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत में प्रमुख मौसम होता है दोस्तों वर्षा ऋतु, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कहलाता है और ये जून से लेकर के सितंबर के महीने तक होता है। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है शरद ऋतु की, और शरद ऋतु जो है वो लौटते मानसून का मौसम कहलाता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है। इसके बाद में शीत ऋतु की बात करें तो दोस्तों शीत ऋतु जिसे कि सर्द का मौसम भी कहा जाता है और ये दिसंबर से लेकर के फरवरी के महीने तक होती है। इसके बाद में बारी आती है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु को गर्मी का मौसम कहा जाता है और ये मार्च से लेकर के मई तक होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 692 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है 9 से लेकर के 13 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जेट स्ट्रीम तेज हवा के अपेक्षाकृत संकीर्ण बैंड है और इसके प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये सभी के सभी जेट स्ट्रीम के प्रकार हैं। जबकि हिमालय पर्वतमाला और तिब्बती पठार के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में विभाजित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या क्षेत्र के ऊपर सर्दियों के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम बहुत तेज से चलती है। वहीं बात करें तो दक्षिणी शाखा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है। उसके बाद में रोस्पी वेव की बात करें तो रेस्पी वेव जो कि जेट स्ट्रीम का ही एक भंवर गति है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 693 नंबर प्रश्न, और 693 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि शीतकाल में पश्चिमी घाटों में चलने वाली पवन को लू के नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। पश्चिमी घाट में लू नहीं चलती है। बी पॉइंट कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को लू कहा जाता है या लू के नाम से जाना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो कथन सही है उसे टिक आउट करना है। और हम लोग जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है और ग्रीष्मकाल होता है उस दौरान उत्तरी मैदान में अर्थात उत्तर साइड में जो हवाएं चलती है उसको लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लू एक प्रकार की स्थानीय हवा है। दोस्तों स्थानीय हवा का भी कई नाम होता है, लेकिन उसी में एक नाम लू भी होता है और ये एक स्थानीय हवा है। यानी कि कहने का मतलब है कि गर्म और शुष्क हवा जो कि भारत और पाकिस्तान में मई और जून के महीने में चलती है, उसी को ही लू कहा जाता है। और इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। और कुछ अन्य स्थानीय हवा की बात करें तो वह है दोस्तों एब्रोल होस जो कि ब्राज़ील की स्थानीय हवा है। उसके बाद में एलिसियो ये कैरेबियन की स्थानीय हवा है, जबकि एलिजी ये मध्य अफ्रीका और कैरेबियन की स्थानीय हवा है। उसके बाद में बरगुजिन पवन की बात करें दोस्तों तो ये रूस की स्थानीय हवा है। इसके बाद में व्यापारिक हवाओं के बारे में बात करें तो व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली अस्थायी हवा होती है और यह पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ही बहती है। इसके बाद में बात करें तो अगला प्रश्न है 694 नंबर प्रश्न के कोरियोलिस बल किसके कारण होता है। दोस्तों कोरियोलिस बल के बारे में बात करें तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाली एक स्पष्ट बल है और इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर पवनों का विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है 695 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वह दोस्तों ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओजोन परत। कहने का मतलब है कि ओजोन परत ही है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी के ऊपर 15 किलोमीटर अर्थात 15 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच समतापमंडल में मिलती है। दोस्तों हमें और अन्य जीवित जीवों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये ओजोन मंडल बचाती है या ओजोन परत बचाती है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो इस परत के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC से इसका बहुत खतरा होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 696 नंबर क्वेश्चन की कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है। दोस्तों पानी की गति को दर्शाने वाला जो चक्र है वो है जल विज्ञान चक्र, जिसे कि हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जल विज्ञान चक्र पानी की गति को दर्शाता है और कार्बन चक्र जो है वो पृथ्वी का तात्विक और संयुक्त अवस्था में कार्बन की गति को दर्शाता है। जबकि नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन चक्र प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कि नाइट्रोजन गैस को कार्बनिक पदार्थों में और उसके बाद में वापस प्रकृति में नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो भूगर्भीय चक्र परस्पर जुड़ी हुई क्रियाओं की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है या संदर्भित करती है जो कि भौतिक पृथ्वी सुविधाओं के संगठन और टूटने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 697 नंबर प्रश्न की पृथ्वी के वायुमंडल के किन दो गैसों का सबसे अधिक प्रतिशत है। दोस्तों सबसे अधिक प्रतिशत वाले गैसों की बात करें तो वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वायुमंडल की 4 सबसे प्रचुर गैसें जो है वह है दोस्तों नाइट्रोजन जो कि 78.0484% है। उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा आती है, ऑक्सीजन 20.9476%, जबकि आर्गन का मात्रा है दोस्तों 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.0314%। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं 698 नंबर प्रश्न की डैश मेसोपोज के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। वह है दोस्तों बाह्यमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्यमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बाह्यमंडल मेसोपोज के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है कि जैसे जैसे ऊंचाई भी बढ़ता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। ये कहाँ होता है दोस्तों, ये बाह्यमंडल में और ये मेसोपोज के ऊपर स्थित होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 699 नंबर प्रश्न की पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है। दोस्तों आर्गन का प्रतिशत है लगभग 1%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1%। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और फिर 0.1% अन्य गैसों से मिलकर के बना हुआ है। अगला प्रश्न है 700 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है। वह है दोस्तों क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्षोभमंडल जो कि वायुमंडल की एक परत होती है वे उल्का पिंडों की जलने का अनुभव करता है। उल्का पिंड जो है दोस्तों वो स्थानिक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो कि
किसी ग्रह की सतह पर गिरता है। इसके बाद में बात करें तो 701 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वह दोस्तों हीलियम। हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा सतह स्तर ओजोन, उसके बाद में जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो उसमें है दोस्तों जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 702 नंबर प्रश्न की, असम की जलवायु को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है? दोस्तों असम की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु में विभाजित किया जा सकता है या वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु के साथ में असम समशीतोष्ण है। अर्थात समशीतोष्ण का मतलब कि वो गर्मियों में उसका अधिकतम तापमान 35 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सर्दियों में यहाँ पर तापमान न्यूनतम 5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद में भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता का अनुभव भी करता है, जबकि जलवायु की विशेष भारी मानसूनी बारिश होती है, या जलवायु की विशेषता होती है दोस्तों की भारी मानसून बारिश है, जो कि गर्मियों के तापमान को कम करता है और जिससे कि सर्दियों में रातें और सुबह धूमिल हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 703 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। वह घटना है दोस्तों हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और शेष हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरित हो जाती है। दोस्तों अवशोषित ऊर्जा वातावरण और पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। 704 नंबर प्रश्न की डैश हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और यह तापमंडल से दोस्तों 10,000 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि 6200 मील तक है। वह है दोस्तों बाह्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्यमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बाह्यमंडल हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 10,000 किलोमीटर तक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसके अगले प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे कि तूफान का डैश कहा जाता है। दोस्तों चक्रवात का केंद्र जो है वो शांत क्षेत्र होता है और उसे ही तूफान की आंख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंख। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आंख मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में ज्यादातर शांत मौसम का क्षेत्र है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये शांत क्षेत्र है और एक तूफान की आंख एक मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र है जो कि आमतौर पर 30 से लेकर के 65 किलोमीटर की व्यास का होता है। दोस्तों यह नेत्र गोलक से घिरा हुआ है और तेज आंधी का एक घेरा जहां सबसे गंभीर मौसम और उच्चतम हवाएं होती है। इसके बाद में 706 नंबर प्रश्न को देखें तो 706 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि क्यों शिलोंग में सर्वाधिक रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है या वर्षा होती है, जबकि उससे 30 किलोमीटर की दूर सीधी रेखा में स्थित चेरापूंजी में 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि चेरापूंजी में बारिश हिमालय से आने वाली वर्षा से भरे बादलों से होती है, जबकि शिलोंग में बारिश जो है वो मानसून की मालाबार शाखा से होती है। ये बात सही नहीं है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चेरापूंजी खासी पहाड़ी की अनुवाद दिशा में पड़ता है तथा शिलोंग खासी पहाड़ी की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है तथा इस प्रकार यहाँ केवल हवा चलती है और बारिश नहीं होती। यह भी बात सार्थक नहीं है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अत्यधिक निर्वनीकरण तथा प्रदूषण के कारण शिलोंग का औसत तापमान बढ़ गया है। यह भी बात सही नहीं है। इसके बाद में पॉइंट डी कह रहा है कि चेरापूंजी खासी पहाड़ी की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है तथा यहाँ मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, जबकि शिलोंग के बारे में बात करें तो शिलोंग खासी पहाड़ी की अनुवाद दिशा में पड़ता है जो कि वृष्टि छाया का निर्माण करती है। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि
चेरापूंजी खासी पहाड़ी की हवा की ओर स्थित है और यहाँ से वर्षा प्राप्त करती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा है, जबकि शिलोंग खासी पहाड़ी के नीचे की ओर स्थित है जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है और इसलिए शिलोंग में सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि चेरापूंजी जो कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पर सालाना 1250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 707 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वह है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% वायु का निर्माण करती है और लगभग 21% पर ऑक्सीजन दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 708 नंबर क्वेश्चन की बैथोलिथ एक प्रकार है। दोस्तों बैथोलिथ की बात करें तो वह एक अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बैथोलिथ 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तार करने वाली अग्नेय चट्टान का एक बड़ा द्रव्यमान है जो कि पृथ्वी की पपड़ी में गहरी मैग्मा से बनता है। दोस्तों बैथोलिथ लगभग हमेशा ज़्यादातर फेल्सिक या मध्यवर्ती प्रकार के चट्टानों से बने होते हैं, जैसा कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, मोनोजाइट या डायराइट। इसके बाद में अगला प्रश्न है 709 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस बल के कारण गतिशील पिंड अर्थात वायु तथा जल की धाराएं ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षोभित हो जाती है? दोस्तों ये होती है कोरियोलिस बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है तो वायुमंडल केवल ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच एक साधारण सा आगे पीछे की गति में घूमता रहता है। घूमता रहेगा क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। परिसंचारी हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है और इस विक्षेपण को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है 710 नंबर क्वेश्चन की पक्षाभ और मेघपुंज एक प्रकार की डैश हैं। दोस्तों पक्षाभ और मेघपुंज की बात करें तो वे एक प्रकार की बादल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पक्षाभ बादल पंख की तरह रेशे के समान दिखाई देते हैं जो कि ऊपरी क्षोभमंडल में बनते हैं, जबकि मेघपुंज बादल की बात करें तो मेघपुंज बादल ढेर घने होते हैं और वे जमीन के बहुत करीब होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 711 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? वह घटना है दोस्तों ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ओजोन परत अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 712 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाह्यमंडल किस परत के ऊपर स्थित है या बाह्यमंडल परत किस परत के ऊपर में है? वह है दोस्तों तापमंडल के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमंडल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बाह्यमंडल जिसे कि एक्सोस्फीयर भी कहते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और तापमंडल अर्थात थर्मोस्फीयर के ऊपर स्थित होता है। अगला प्रश्न है 713 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून शब्द डैश से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों मानसून शब्द की बात करें तो वे एक अरबी शब्द का भाषा है या अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी शब्द है। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मौसम। 714 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? दोस्तों सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर या क्षुभमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर या क्षुभमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्षुभमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इस परत में पृथ्वी के अधिकांश बादल होते हैं और यह बादल स्थान है और यहाँ मौसम मुख्य रूप से होती है। दोस्तों क्षुभमंडल की बात करें तो क्षुभमंडल जमीन से गर्म हवा होता है और इसलिए ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है और पृथ्वी की सतह ऊर्जा को अवशोषित करती है तथा हवा की तुलना में तेजी से गर्म होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 715 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बात करें तो वह है कि यह समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है। यह कथन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि आयनमंडल वायुमंडल का वह भाग है जो कि सौर विकिरण के द्वारा आयनीकृत होता है और यह वायुमंडलीय बिजली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और चुंबकीय मंडल के अंदरूनी किनारे का निर्माण करता है। दोस्तों क्रम में पृथ्वी की 7 परतें हैं। इसके परतों के बारे में बात करें तो वह है दोस्तों बहिर्मंडल, उसके बाद में आयनमंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, ओजोन की परत, समतापमंडल, क्षोभमंडल और पृथ्वी की सतह।
इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे जो कि चट्टान से संबंधित होगा। इसमें हम लोग चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चट्टान से संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 716 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों परपटी या अर्थात बात करें तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चट्टान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चट्टान के प्रकारों में अग्नेय चट्टान जो कि मैग्मा और लावा के जमने से बनता है, जबकि अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान बहिर्जात प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टुकड़े को जमने से बनती है। उसके बाद में कयांतरित चट्टान की बात करें तो कयांतरित चट्टान जब चट्टानों के उच्च दाब के अधीन किया जाता है तो कयांतरित चट्टान बनते हैं। इसके बाद में जीवाश्म चट्टान के बारे में बात करें तो जीवाश्म चट्टान एक जानवर या पौधा जो कि हजारों साल पहले रहता था, जो अब चट्टान में बदल गया है। इसके बाद में जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है या वो जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 717 नंबर प्रश्न की किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। वह है दोस्तों चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गठन के तरीके के आधार पर चूना पत्थर या तलछटी चट्टानों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वह दोस्तों यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित, जैसे कि बलुआ पत्थर समूह, चूना पत्थर, सेल, उसके बाद में लोएस इत्यादि। उसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रकार है रासायनिक रूप से निर्मित, और रासायनिक रूप से निर्मित के उदाहरण की बात करें तो उसमें होगा दोस्तों चर्ट, चूना पत्थर, उसके बाद में हेलाइट, पोटास इत्यादि। जबकि तीसरा है दोस्तों जैविक रूप से निर्मित या फिर जैविक तलछटी चट्टानें। वे होता है दोस्तों कि जब जीवित जीव नष्ट होने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं तब एक साथ मिल करके संकुचित और दृढ़ हो जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो वह है दोस्तों कोयला, ये पौधों से बना हुआ है। उसके बाद में चूना पत्थर और कोकीना, उसके बाद में ये बना है दोस्तों समुद्री जीवों से। जबकि बात करें तो गेसेराइट और चौक, ये सभी इसके प्रकार हैं या इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न को देखें तो 718 नंबर प्रश्न, और 718 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है। दोस्तों अवसादी चट्टान की विशेषता की बात करते हुए है सिलिभवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सिलिभवन है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि लिथिफिकेशन में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जो असंपीड़ित अवसादों को तलछटी चट्टानों में परिवर्तित करती है। दोस्तों भूविज्ञान में पर्ण समूह का यांत्रण चट्टानों में दोहरावदार परतों को संदर्भित करता है। उसके बाद में बैडिंग का अर्थ के बारे में बात करें दोस्तों तो बैडिंग का अर्थ है कि चट्टानों में 2 अलग अलग खनिज रचनाओं की बारी बारी से पतली परतें होती है। इसके बाद में 719 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। वह चट्टान है दोस्तों ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अग्नेय चट्टान मैग्मा लावा के ठंडा होने और जमीन के क्रिस्टलीकरण से बनती है। कहने का मतलब है ग्रेनाइट या अवसादी चट्टान जो है वो मैग्मा या लावा के ठंडा होने से ही बनती है, और ये जब ठंडा होकर के जमता है तो उसके क्रिस्टलीकरण से बनती है। अग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके उदाहरण में हो जाएंगे डायोराइट, ग्रेनाइट, उसके बाद में दोस्तों पिगमाइट, बेसाल्ट, टफ, प्यूमिस इत्यादि। ये सारी की सारी इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है 720 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैलें या कौन से शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों में रहे हैं उसके जीवाश्म भी हो सकते हैं। वे हैं दोस्तों अवसादी शैल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी शैल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अवसादी शैल, जिसे कि तलछटी चट्टान भी कहा जाता है, वो बहिर्जात प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टान के टूटने के निक्षेपण से उत्पन्न होती है, और ये जीवाश्म पौधे और जानवरों के जीवाश्म होते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें दोस्तों तो इसका उदाहरण हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, सेल इत्यादि। जबकि रूपांतरित चट्टान के बारे में बात करें तो दोस्तों ये पहले से मौजूद चट्टानों से बनती है जो कि पुनर्संरचना के दौर से गुजर रही है। इसके उदाहरण की बात करें तो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे फिलाइट, सिस्ट, निस्ट, उसके बाद में क्वार्टाइज्ड मार्बल इत्यादि। उसके बाद में अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान के बारे में बात करें तो अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान ऐसी चट्टानें हैं जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्रिस्टलीकृत या क्रिस्टलीकृत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि शीतलन धीरे धीरे होता है। वहीं बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान के बारे में बात करें तो बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान तब बनती है जब लावा तेजी से ठंडा होता है और पृथ्वी की पपड़ी की सतह पर जम जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को।
721 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान है जो कि प्रायः खनिज, क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पर और अभ्रक से बनी होती है, जो कि तब बनती है जब गर्म पिघलती हुई चट्टान भूमिगत होकर के अपेक्षाकृत धीरे धीरे ठंडी होती है। वह है दोस्तों ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ग्रेनाइट सिल्डस्टोन, जिसे कि पानसु प्रस्तर भी कहा जाता है, वह एक तलछटी चट्टान जो कि ज़्यादातर गाद से बनी होती है। वहीं सैल या गनीस की बात करें दोस्तों तो यह एक रूपांतरित चट्टान है और यह आग्नेय या अवसादी चट्टान पर उच्च तापमान और उच्च दबाव से बनता है। उसके बाद में एम्फीबोलाइट की बात करें तो एम्फीबोलाइट एक मेटामॉर्फिक चट्टान है जिसमें कि एम्फीबोल और उसके बाद में फ्लाजियोलिक फेल्ड्स्पर होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 722 नंबर क्वेश्चन, और 722 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि नमिता कयांत्रित शैल के उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। दोस्तों कयांत्रित शैल के उदाहरण की बात करें तो कयांत्रित शैल के उदाहरण शैल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शैल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि संगमरमर एक मेटामॉर्फिक चट्टान है जो कि पुनर्रचित कार्बोनेट खनिजों से बना है, जो कि आमतौर पर कैल्साइट या डोलोमाइट है। दोस्तों हैलाइट, सैल और चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान के प्रकार हैं। इसके बाद में 723 नंबर प्रश्न को देखें तो 723 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे उठे हुए ऊर्ध्वाधर शैलीय तट को कहा जाता है समुद्री चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री चट्टानें। इसका डिस्क्रिप्शन है कि समुद्र की चट्टानें चट्टान और मिट्टी की तरह होती है जो कि विनाशकारी तरंगों से बनी होती है। दोस्तों एक समुद्री गुफा एक समुद्र या झील की लहर क्रिया के द्वारा चट्टान पर बनी एक गुफा है, और एक समुद्री मेहराव पत्थर से बना हुआ एक प्राकृतिक मेहराव या पुल होता है जिसे कि तब बनाया जाता है जब पानी चट्टान के नीचे के हिस्से को घींच देता है और केवल शीर्ष को पीछे छोड़ देता है। उसके बाद में ऑक्सबो झील की बात करें दोस्तों तो ऑक्सबो झील एक नदी चैनल के परित्यक्त मेंडर लूप में स्थित एक छोटी सी झील है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 724 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। तलछटी चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो वह है बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर जो है वो एक तलछटी चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सामान्य तलछटी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल शामिल है, और ये चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानें हैं, चट्टानों या फिर एक बार रहने वाले जीवों के टुकड़ों से बनती है। इसके बाद में ग्रेनाइट या आग्नेय की बात करें तो आग्नेय चट्टान या ग्रेनाइट स्लेट और संगमरमर जो कि कयांत्रित चट्टान है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 725 नंबर क्वेश्चन के चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं। दोस्तों उसे जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म या फोसिल्स। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि फोसिल्स या जीवाश्म जो है वो चट्टानों की परतों में फंसे प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या अवशेषों के निशान हैं। दोस्तों लगभग सभी जीवाश्म तलछटी चट्टानों में संरक्षित है, और खाद मृत पौधों और जानवरों का विघटन रूप है जिसे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में उपयोग किया जाता है। वहीं फफूंदी की बात करें दोस्तों तो फफूंदी एक प्रकार का कवक होता है जिसका कार्य मृत कार्बन पदार्थों को विघटित करना होता है। 724 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब पृथ्वी की सतह पर चट्टान टूटती है तो उसे अपक्षय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपक्षय। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर अपक्षय चट्टानों का टूटना वर्षा जल की क्रिया, तापमान की चरम सीमा और जैविक गतिविधियों के द्वारा होता है। वहीं मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थलीकरण एक क्षरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उपजाऊ भूमि अपने वनस्पतियों और जीवों को खो करके खुद को एक रेगिस्तान में बदल देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन का कुछ और हिस्सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि महानगर एक शहरी क्षेत्र है जो तब बनता है जब दो या दो से अधिक शहरी क्षेत्र एक साथ बढ़ते हैं। दोस्तों चपटा या फ्लेकिंग एक अपक्षय प्रक्रिया है जो कि गुफाओं वाली चट्टान की सतहों पर चलती है। अगला प्रश्न है 727 नंबर क्वेश्चन की ग्रेट हिमालय का केंद्रीय भाग कोर किस चीज से बना है। वो बना है दोस्तों ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेनाइट चट्टान जिसे कि आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है उसी से बना हुआ है। और लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में रूपांतरित तलछटी चट्टानें क्वार्टाइल, संगमरमर, स्लेट, उसके बाद में
फाइलाइट, सिस्ट और सेल इत्यादि हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 728 नंबर के, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? दोस्तों इन सभी कारकों को निर्धारित करने वाला है जनक सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जनक सेल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जनक सेल में या जनक सेल मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुणों, खनिज सामग्री और परंपरागत को निर्धारित करती है। जबकि मिट्टी में रंग मुख्य रूप से दो कारकों के कारण होता है। एक होता है दोस्तों कार्बनिक सामग्री और मिट्टी में पाए जाने वाले लौह यौगिकों की रासायनिक प्रकृति। अगला प्रश्न है 729 नंबर की, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? दोस्तों आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चट्टानों की बनावट के आधार पर आग्नेय चट्टान को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों जिसे कि प्लूटोनिक चट्टान भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार है इसका बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जिसको कि लावा या ज्वालामुखी चट्टान के रूप में भी जानते हैं। और इन 2 रूपों में ही इसे वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आग्नेय चट्टान को इन्हीं 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वहीं आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से मिलकर के बना होता है। जबकि इन चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, ग्रेपो, उसके बाद में पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, उसके बाद में ब्रेसिया, टफ इत्यादि। अगला प्रश्न है 730 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है? दोस्तों मशरूम चट्टान का निर्माण जो है वो हवा के क्षरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा का क्षरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मशरूम चट्टानी एक विशिष्ट मशरूम के आकार का भू आकृतिक है जो कि हवा के कटाव की क्रिया से बनता है। दोस्तों ये चट्टानें ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसी चट्टानें भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 731 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी और या दबाव के कारण वह रूपांतरित हो गई? दोस्तों इसका उदाहरण है क्वार्टाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वार्टाइट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि क्वार्टाइट चट्टानें कभी अग्नेय या तलछटी थी लेकिन पृथ्वी की पपड़ी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो गई। दोस्तों ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली अंतः निर्मित अग्नेय चट्टान है जो कि ज़्यादातर क्वार्ट्ज, उसके बाद में क्षार, फेल्डास्पर और उसके बाद में प्लाजियोक्लेट से मिलकर के बनी होती है। वहीं बलुआ पत्थर की बात करें तो बलुआ पत्थर मुख्य रूप से रेत के आकार की सिलिकेट पत्थर से बना एक चट्टानी तलछटी चट्टान है। जबकि बैसाल्ट के बारे में बात करें तो बैसाल्ट एक माफिक बहिर्मुखी चट्टान है और सभी अग्नेय चट्टानों में सबसे व्यापक है और इसमें 90% से अधिक ज्वालामुखी चट्टानें शामिल हैं। अगला प्रश्न है 732 नंबर क्वेश्चन की, गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? दोस्तों इसमें पेट्रोलियम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुजरात और असम में प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में अधिकांशतः पेट्रोलियम भंडार है। इसके शीर्ष उत्पादक की बात करें दोस्तों तो यहाँ से सोना उत्पादित होता है जहाँ का क्षेत्र है दोस्तों कर्नाटक और राजस्थान। जबकि बक्साइट की बात करें तो बक्साइट उत्पादन में क्षेत्र आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। और उसके बाद में मैग्नीज की बात करें तो इससे संबंधित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 733 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? दोस्तों पानी में तैरने वाली जो चट्टान है वो है झामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, झामा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पानी में तैरता है और झामा एक हल्के रंग का अत्यंत झरझरा अग्नेय चट्टान है जो कि विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है। उसके बाद में ऑब्सीडियन का उपयोग पूरे इतिहास में हथियार, उपकरण, आभूषण और दर्पण बनाने के लिए किया गया है। इसके बाद में ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट एक प्रकार की कठोर और कॉम्पैक्ट अग्नेय चट्टान है जो कि क्वार्ट्ज, फेल्डास्पर और इस साथ ही अब्रक के द्वारा बनाई गई है। स्लेट के बारे में बात करें दोस्तों तो स्लेट एक प्रकार की खयांतरित चट्टान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 734 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोटे दाने वाली अग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डास्पर होता है? वह है दोस्तों ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली अग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डास्पर और फिर उसके बाद में प्लाजियोक्लेट होते हैं। दोस्तों ये मैग्मा से सिलिका और क्षार धातु ऑक्साइड की एक ऊंचे सामग्री के साथ बनता है जो कि धीरे धीरे ठंडा होता है और भूमिगत जम जाता है। 735 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर और डोलेमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किस मैदान का निर्माण होता है? दोस्तों इसके वजह से कर्स्ट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्स्ट।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि कष्ट मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलेमाइट की अपक्षय के कारण बनते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसी कारण बनते हैं। और उसके बाद बात करें तो कर्स्ट क्षेत्रों में जलभृत होते हैं जो कि पानी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। विशिष्ट रूपों में बात करें दोस्तों तो सिंक होल, गुफाएं, प्राकृतिक पुल और डूबती हुई धाराएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है 736 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों शिलीभवन प्रक्रिया या लिथिफिकेशन के द्वारा होता है? वह है दोस्तों अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तलछटी चट्टानों का निर्माण लिथिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है और कयांतरित और अग्नेय चट्टानें के विपरीत पृथ्वी की सतह पर या उसके पास तलछटी चट्टानें बनती है जो कि पृथ्वी के भीतर गहरी बनती है। दोस्तों तलछटी चट्टानों की बात करें तो इसमें सामान्य प्रकार होते हैं जैसे कि चाक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, मिट्टी और शेर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 737 नंबर की स्लेट डैश प्रकार की चट्टान है। दोस्तों स्लेट की बात करें तो भी रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि रूपांतरित या स्लेट एक महीन दाने वाली परतदार या पत्तेदार सजातीय मेटामॉर्फिक चट्टान है जो कि निम्न श्रेणी के क्षेत्रीय कयांतरण के माध्यम से मिट्टी या जलवायु राख से बनी एक मूल सेल प्रकार की तलछटी चट्टान से प्राप्त होती है। इसके बाद में 738 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? वह है दोस्तों बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बलुआ पत्थर जिसे कि सैंडस्टोन भी कहा जाता है वह एक रूपांतरित चट्टान है जो कि खनिज चट्टान या कार्बनिक पदार्थ के रेत के आकार के अनाज से बना है। दोस्तों मेटामॉर्फिक चट्टानें अन्य चट्टानों से बनी है जो कि गर्मी या दबाव के कारण बदल जाती है। अगला प्रश्न है 739 नंबर क्वेश्चन की मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्नेय चट्टान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अग्नेय चट्टान या चुंबकीय चट्टान ये 3 मुख्य चट्टानों के प्रकारों में से एक हैं और अन्य तलछटी और मेटामॉर्फिक है। दोस्तों मैग्मा या लावा के ठंडे होने और जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके बाद में अगले टॉपिक को देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हम लोग का पर्वत। इसके बारे में हम लोग पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पर्वत से संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 740 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पर्वत अर्थात कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत की बात करें तो वह यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूराल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के महाद्वीपों को अलग करती है। वहीं आल्प्स पर्वत की बात करें तो आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच की प्राकृतिक सीमा है। और एंडीज की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो चिली और अर्जेंटीना के दक्षिण अमेरिकी देश। वहीं हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है वो तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदान को अलग करती है, जबकि काकिकस पर्वत जो है दोस्तों वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 741 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? दोस्तों वो है आल्प्स पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला तब बनती है जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है। दोस्तों इसके प्रकार के बारे में बात करें तो इसमें है एंटीक्लाइन, उसके बाद में सिंक्लाइन, मोनोक्लाइन, उसके बाद में आइसोक्लाइन। इसके लक्षण की बात करें दोस्तों तो इसके लक्षण होते हैं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, भव्य ऊंचाई और ऊंची शंक्वाकार चोटी। जबकि इसके बाद में बात करें तो रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय इत्यादि इसके उदाहरण हैं। वहीं पुराना वलित पर्वत की बात करें तो यह एक एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला से है। अगला प्रश्न है दोस्तों 742 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वह है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत में शीर्ष 5 सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है दोस्तों केटू, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद में अगला है दोस्तों कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। उसके बाद में नंदा देवी 7816 मीटर। और उसके बाद में कामेट की बात करें तो कामेट 7756 मीटर की। जबकि सेंटारो कांगरी की बात करें तो 7742 मीटर। और कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू की बात करें तो केटू सबसे ऊंचा है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात POK में स्थित है। और ऑप्शन में ये सब न रहने की वजह से ही नंदा देवी को टिक आउट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें केटू नहीं है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
743 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है हार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ट्स। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दो सामान्य भ्रंशों के बीच मध्य खंड के ऊपर की ओर गति के कारण ब्लॉक पर्वत बनते हैं और ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हार्ट्स भी कहा जाता है। दोस्तों ग्रेबेन एक दूसरे की ओर डुबकी लगाने वाला सामान्य फाल्ट से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसके बाद में जर्मनी में राइन वैली, ग्रेबेन आदि शामिल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 744 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तरह जैसी संरचना का निर्माण होने से बना है? दोस्तों वो बना है रूस में यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस में यूराल पर्वत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि यूराल पर्वत और पर्वतों के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला है दोस्तों वलित पर्वत, जो कि एशिया में हिमालय पर्वत और यूरोप में आल्प्स पर्वत। उसके बाद में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। दोस्तों इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो फॉल्ट के बारे में, तो फॉल्ट ब्लॉक पर्वत है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में सिएरा नोवेदा पर्वत, उसके बाद में जर्मनी में हार्ज पर्वत। जबकि तीसरा प्रकार है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, उसके बाद में फिलीपींस में माउंट पेनातुबो, उसके बाद में हवाई में माउंट किया और उसके बाद में माउंट लोवा, ये सभी के सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद में 745 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसे कि निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत की एक श्रेणी हिमाचल की जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसे लघु हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। सबसे उत्तरी सीमा तो है दोस्तों उसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय अर्थात आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके बाद में लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय जिसे कि मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। और तीसरा है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ जिसे कि बाहरी हिमालय या सबसे बाहरी सीमा कहा जाता है और इसमें तलहटी शामिल है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 746 नंबर की खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन दोस्तों बात करें तो 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है? वह है दोस्तों मासिनराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासिनराम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो वो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मासिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है और यह कथित तौर पर 11,872 मिलीमीटर की औसत वर्षा या वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी का सबसे अधिक नम स्थान है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर मासिनराम है, दूसरे स्थान पर चेरापूंजी, तीसरा पर है दोस्तों अगुम्बे और चौथा है महाबलेश्वर, पांचवा है पासीघाट, जबकि छठा है अम्बोली और सातवां है गैंगटोक। इसके बाद में वर्षा को रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है 747 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी होती है उसे दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दून। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। और द्वार की बात करें दोस्तों तो द्वार पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जो कि पूर्व मध्य हिमालय के तल पर स्थित है। वहीं तराई की बात करें तो तराई उत्तरी भारत का क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल हिमालय की निचली श्रेणियों के समानांतर स्थित होता है। 748 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपर्पटी से ऊपर उठी और जमकल के ढेर के रूप में एकत्रित हो गई थी? दोस्तों इससे उत्पन्न होने वाला जो पर्वत है वह दोस्तों अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और पहाड़ों के प्रकार की बात करें तो वह दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत जो कि वेसुवियस और माउंट फूजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बलित पर्वत जिसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों हिमालय, वेंडीज और उसके बाद में आल्प्स, ये सभी के सभी वलित पर्वत हैं। जबकि ब्लॉक पर्वत की बात करें तो इसमें है दोस्तों उदाहरण हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्य रेंज की पहाड़। जब उसके बाद में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे नीलगिरी, उसके बाद में पारसनाथ और गिरनार। उसके बाद में गुंबद पर्वत हो जाएगा दोस्तों केदार गुंबद पीक और उसके बाद में उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। 749 नंबर प्रश्न है कि कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों कोटली दून और पाटली दून के बारे में बात करें तो ये भारत के लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दून घाटी के लिए शिवालिक में या शिवालिक और लघु हिमालय के बीच एक स्थानीय शब्द है। दोस्तों शिवालिक हिमालय की सबसे छोटी और सबसे बाहरी श्रेणी होती है, जबकि यहाँ पाए जाने वाले प्रसिद्ध दून की बात करें तो वह दोस्तों देहरादून, जो कि भारत में सबसे बड़ा दून कहलाता है। उसके बाद में पाटली दून, कोटली दून और फिर पिंजौर दून है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 750 नंबर क्वेश्चन, और 750 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय के निम्नलिखित चोटियों को उसकी ऊंचाई के अनुसार सुमेलित करिए। दोस्तों इसके ऊंचाई के अनुसार सुमेलित करने के बारे में बात करें तो इसकी 4 चोटियाँ दी हुई है और चारों से मिलान करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट का हो जाएगा 8848 मीटर। उसके बाद में बात करें तो धौलागिरी की इसका पैमाना दिया हुआ है दोस्तों, मीटर में ऊंचाई दिया हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में 8848 मीटर। उसके बाद में धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी का हो जाएगा 8167 मीटर। उसके बाद में कामेत की बात करें तो कामेत का हो जाएगा 7756, जबकि अन्नपूर्णा का हो जाएगा 8078 मीटर की। इस आधार पर दोस्तों देखें तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि नेपाल चीन की सीमा पर है। इसके बाद में बात करें तो धौलागिरी की बात करें तो ये 8167 मीटर के साथ नेपाल में है। और कामेट की बात करें तो 7756 मीटर के साथ ये उत्तराखंड में है। और अन्नपूर्णा की बात करें दोस्तों तो अन्नपूर्णा 8078 मीटर के साथ ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है 751 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील अर्थात 2400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर के गुजरती है। दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिमालय जो है वो 3 समानांतर श्रेणियों में या श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है। वह दोस्तों हिमाद्री, हिमाचल और फिर शिवालिक। पीर पंजाल श्रृंखला के बारे में बात करें तो पीर पंजाल श्रृंखला लघु हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों का एक समूह है। जबकि पूर्वांचल पहाड़ी की बात करें तो पूर्वांचल श्रृंखला में पटकाई, बरेल श्रृंखला, उसके बाद में नागा हिल्स, उसके बाद में लुसाई हिल्स और फिर जम्पुई हिल्स की पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं। उसके बाद में अरावली पहाड़ी के बारे में बात करें तो अरावली पहाड़ी में सांभर सिरोही श्रृंखला और फिर सांभर खेतड़ी श्रृंखला शामिल है। अगला प्रश्न है 752 नंबर क्वेश्चन की, फोटूला ग्रेट माउंटेन पास समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में का उच्चतम बिंदु है? वह है दोस्तों लद्दाख का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। इसका डिस्क्रिप्शन है कि फोटूला लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में हिमालय की जास्कर रेंज में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है। और यह लेह और कारगिल के बीच 2 ऊंचे पहाड़ी दर्रों में से एक है और दूसरा है दोस्तों नामिका ला। इसके बाद में अगला प्रश्न है 753 नंबर क्वेश्चन की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जिसे कि दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित, जो कि एर्नाकुलम और इडुक्की जिले के बीच में सीमा पर स्थित है। दोस्तों बात करें तो यह पश्चिम घाट और फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वहीं बात करें तो कंचनजंगा के बारे में, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और केटू की बात करें तो केटू जो है वो पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद में कामेट के बारे में बात करें तो कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर की है। अगला प्रश्न है 754 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलागिरी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन या श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय का एक पर्वतीय पर्वतमाला है, जो इसके बाद में बात करें तो चोओयू नेपाली, तिब्बती या चीनी सीमा पर हिमालय की एक पर्वत है। उसके बाद में मकालू पर्वत की बात करें तो मकालू पर्वत महालंगूर हिमालय में माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में लोहोत्से पर्वत की बात करें तो लोहोत्से पर्वत मुख्य शिखर जो है वो तिब्बत और नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के बीच की सीमा पर है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 755 नंबर क्वेश्चन, और 755 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों पहाड़ों के संबंध में सही कथन के बारे में बात करें तो पहला कथन है कि पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे कि श्रेणी कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह भी बिल्कुल राइट बात है। तीसरा पॉइंट है कि
दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, जो कि सही बात नहीं है। केवल 1 और 2 सही हो रहे हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2 सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है 756 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों देवमाली की बात करें तो ये ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि देवमाली जो कि 1672 मीटर की ऊंचाई के साथ ये ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और पूरे पूर्वी घाट में ये सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में बरोल या बोरेल रेंज की बात करें तो बोरेल रेंज असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जबकि संदकफू की बात करें तो संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और सोमेश्वर किला की बात करें तो सोमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और यह शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। इसके बाद में 757 नंबर प्रश्न है कि आपको भारत के किस राज्य में टीई पर्वत मिलेगा। दोस्तों टीई पर्वत की बात करें तो वो नागालैंड में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि माउंट टीई नागालैंड में वोखा में स्थित एक सुंदर पहाड़ी है। दोस्तों नागालैंड में पर्वत की बात करें तो एक है जपफू पीक, उसके बाद में चाककी कोंग रेंज, उसके बाद में माउंट सारामाती वेद पीक और 5वां है दोस्तों ओंगपंग कोंज रेंज। इसके बाद में अगला प्रश्न है 758 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। दोस्तों नेतरहाट पर्वत की बात करें तो वो मिलेगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि झारखंड में ही हमें नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें कि छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो भारत में खनिज संसाधनों का सबसे मूल्यवान संकेंद्रण है और छोटा नागपुर का पठार लोहा और इस्पात उद्योगों की उच्चतम सांद्रता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 759 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है। दोस्तों धौली गंगा नदी के पास में स्थित जो पर्वत है वह है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नंदा देवी ये उत्तराखंड के धौली गंगा के पास स्थित है और कामेट चोटी की बात करें तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जबकि अन्नामुडी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलर जिले में और इडुक्की जिले में स्थित है। जबकि हाथी पर्वत की बात करें तो हाथी पर्वत ये हाथी शिखर के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 760 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है। दोस्तों गोरीचेन चोटी की बात करें तो वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 6858 मीटर की ऊंचाई वाली गोरीचेन चोटी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी चोटी है। जबकि रियो पुरगिल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में माउंट सारामती या सरमाटी नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है 761 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो पर्वत है वो पर्वत है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिमालय में कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर है। जबकि मकालू की बात करें तो हिमालय में नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर स्थित है और उसके बाद में मानसलू की बात करें तो मानसलू नेपाल के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। जबकि धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वतमाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 762 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतारोही लगभग कितना मीटर से ऊंची की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों पर्वतारोही के लिए लगभग 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000। इसके डिस्क्रिप्शन है कि पर्वतारोही लगभग 8000 मीटर की अधिक की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं और मृत्यु क्षेत्र एक निश्चित बिंदु के ऊपर की ऊंचाई को संदर्भित करता है जहां ऑक्सीजन का दबाव मानव जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। अगला प्रश्न है 763 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। अन्नपूर्णा चोटी की बात करें तो ये संबंधित है नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल की गंडकी प्रांत की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। जबकि नेपाल क्षेत्र में अधिकांश हिमालय की बात करें तो वो है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और नेपाल में बात करें तो नेपाल के क्षेत्र में शीर्ष 10 पर्वत हैं, वह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में
कंचनजंगा, फिर उसके बाद में लोहास, चौथा मकालू, पांचवा चुयोयू, उसके बाद में छठा धौलागिरी, सातवां मनासलू, आठवां अन्नपूर्णा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 764 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों विश्व में या विश्व स्तर पर तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो वह है दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जबकि यह सीमा पर सीधे 5 चोटियों मुख्य, मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ नेपाल और सिक्किम और भारत के बीच स्थित है। इसके बाद में दोस्तों शेष 2 पश्चिम और उसके बाद में कांगबा चेन नेपाल के तपलेगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 765 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। वह है दोस्तों जवादी पहाड़ी, जो कि मेघालय में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों के तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में है और जवादी पहाड़ी मेघालय में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवादी। वहीं जवादी हिल्स के बारे में बात करें तो जवादी हिल्स तमिलनाडु में बेल्लोर और फिर तिरुवन्नामलाई जिले के कुछ हिस्सों में फैली पूर्वी घाट का विस्तार है। वहीं मेघालय के पठार पर बात करें दोस्तों तो मेघालय के पठार पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भी स्थित है। अगला प्रश्न है 766 नंबर क्वेश्चन की महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी किसकी है। वह है दोस्तों पूर्वी घाट की। कहने का मतलब है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के जगपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक पर्वत है और यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 767 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है। दोस्तों जिस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है वह राज्य है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार में है, जबकि इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर पठार है। इसके अगले प्रश्न को देखें तो 768 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी है जो कि भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार की सागिंग क्षेत्र के आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है। दोस्तों वो है माउंट सारामाती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट सारामाती। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि डोडा बेटा 2637 मीटर या नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत पर है, सबसे ऊंचा चोटा है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 2637 मीटर की। जबकि कलसुबाई की बात करें तो कलसुबाई इसकी उच्चतम बिंदु है और ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट में एक पर्वत है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 769 नंबर क्वेश्चन की उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं। दोस्तों यहाँ पर युवा वलित पर्वत मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा वलित पर्वत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में युवा वलित पर्वत भारत को बांधते हैं। दोस्तों हिमालय, एंडीज और रॉकीज पर्वत युवा वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं, जबकि अरावली रेंज के बारे में बात करें तो अरावली रेंज, एपलाचियन और यूराल पर्वत ये पुराने वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 770 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है। दोस्तों नीलाचल पहाड़ियों की बात करें तो वह गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नीलाचल हिल्स गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में स्थित है। इसके बाद में प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर या कामाख्या मंदिर जिसे कि देवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है वह नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर ही स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 771 नंबर क्वेश्चन की आमतौर पर डैश कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों ये आमतौर पर ऊंचाई 600 मीटर की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि आमतौर पर 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली एक पहाड़ी या एक खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 772 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है। वह है दोस्तों काराकोरम रेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि काराकोरम जो है वो पर्वतमाला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है।
वहीं काराकोरम रेंज के बारे में बात करें तो काराकोरम रेंज को एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है और इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ट्रांस हिमालयी पर्वत की सबसे ऊपरी सीमा में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 773 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से किसका निर्माण होता है। दोस्तों ये जब अभिसारी प्लेटें सीमाओं के टकराती है तो इसके माउंट बिल्डिंग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट बिल्डिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पर्वतीय भवन अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से निर्मित होता है, जबकि अभिसारी सीमा पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो या दो से अधिक स्थल मंडलीय प्लेटें आपस में टकराती है और एक प्लेट अंततः दूसरे के नीचे खिसक जाती है। अगला प्रश्न है 774 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है। दोस्तों जो चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है वह है कामेट की चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामेट। इसके अलावा अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट की चोटी ये नेपाल में स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कामेट हिमालय की चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट की बात करें तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं अन्नपूर्णा की बात करें तो ये उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय में 8091 मीटर की ऊंचाई के साथ एक पुंजक है। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि नेपाल में हिमालय की महालंगूर हिमालय उप श्रेणी में 8849 मीटर की ऊंचाई के साथ स्थित है। इसके बाद में 8463 की बात करें तो 8463 मीटर की ऊंचाई के साथ मकालू दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है और यह नेपाल में महालंगूर हिमालय में माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर की दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं मकालू की बात करें तो मकालू एक अलग 4 भुजाओं वाला पिरामिड के आकार का शिखर है। अगला प्रश्न है 775 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन की पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वह है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है। अगला प्रश्न है 776 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। वह है दोस्तों लेह हिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लेह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लेह कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र का मुख्यालय और भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 777 नंबर क्वेश्चन की पिदूरू तलागला डैश की सबसे ऊंची चोटी है। वह है दोस्तों श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, श्रीलंका। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अंग्रेजी में पिदूरू तलागला या माउंट पेड्रो नुआरा इलिया शहर में स्थित 2524 मीटर पर श्रीलंका की एक अति प्रमुख चोटी और सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 778 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। दोस्तों ये पहाड़ी है कार्बी ओंगलोंग हिल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बी ओंगलोंग हिल्स। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कार्बी ओंगलोंग हिल्स असम में मध्य असम के कार्बी ओंगलोंग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 779 नंबर क्वेश्चन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावेलो कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि माउंट डियाबोलो दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है और इसकी ऊंचाई 295 मीटर की है। जबकि मध्य अंडमान की बात करें तो ये उत्तरी अंडमान द्वीप से ऑस्टेन जलसंधि के द्वारा अलग किया गया है और दक्षिण में वाराटांग द्वीप से होम फ्रे की जलसंधि के द्वारा अलग किया गया है। इसके बाद में 780 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। वह है दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे कि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर सबसे ऊंचा है। इसके बाद में बात करें तो केटू 8611 मीटर के साथ कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसमें कि 8586 मीटर अर्थात 28,169 फीट की ऊंचाई है। इसके बाद में बात करें तो 781 नंबर क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी की इस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुरु शिखा अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर है। उसके बाद में दत्तात्रेय विष्णु के एक अवतार के बाद इसे गुरु शिखर या गुरु की चोटी के नाम से नाम दिया गया है। और उसके बाद में शिखर पर एक गुफा में गुरु
दत्तात्रेय का एक मंदिर स्थल है। अगला प्रश्न है 782 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों माउंट जोपुनो की बात करें तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नीले ग्रह के चारों ओर के पर्वतारोहियों के बीच माउंट जोपुनो एक प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों एक ट्रैकर सिक्किम हिमालय के कुछ सबसे अद्भुत पहाड़ों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 783 नंबर क्वेश्चन, और 783 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। दोस्तों जो एक नहीं है वह है हिमशिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा हिमशिखा। इसके अलावा शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री ये इसके हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हिमशिखा को छोड़कर के हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक हिमालय की समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला प्रश्न है 784 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। वह है दोस्तों नागरी हिल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी हिल्स। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नागरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के अन्य हिल स्टेशनों की बात करें तो उसमें है दोस्तों तिरुमला, अराकू घाटी, उसके बाद में हर्सले हिल्स, उसके बाद में लंबासिंगी, अनंतगिरी, जबकि उसके बाद में दोस्तों नल्लामाला हिल्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है 785 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है। वह है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है और गुजरात की अन्य प्रमुख पहाड़ियों में शामिल है दोस्तों भुजिया हिल्स, उसके बाद में धीनोधर, गिरनार, कालो ड्रंगर, उसके बाद में पावागढ़ हिल, और अगला है दोस्तों थालतेज, जोधपुर, टेकरा। अगला है दोस्तों बिल्सन हिल्स। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो 786 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये सतलज और काली नदी के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है और यह सतलुज से काली नदी तक फैला हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 787 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है। वह दोस्तों अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि दिल्ली के पास से शुरू होकर के दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में समाप्त होती है। दोस्तों ये वलित पर्वत है जिसमें से चट्टानों के मुख्य रूप से मुड़ी हुई पपड़ी से बनती है और जब दो अभिसरण प्लेटें एक दूसरे की ओर ओरोजेनिक गति नामक प्रक्रिया के द्वारा चलती है। इसके बाद में बात करें तो अगला प्रश्न है 788 नंबर क्वेश्चन की लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा की बात करें तो वह उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है जो कि नेपाल के साथ उसके त्रिजंक्शंस के पास स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 789 नंबर प्रश्न, और 789 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारतीय पर्वत श्रृंखला सुंडाकार स्तंभ की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और जिसके 2 सिराएं हैं या जिसके 2 शिखर हैं। वह है दोस्तों कामेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कामेट। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसका स्वरूप एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है। दोस्तों इसके शीर्ष पर 2 चोटियां एक साथ एक समतल शिखर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 790 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। वह है दोस्तों बाह्य हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिमालय समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर के बनता है। शिवालिक या बाहरी हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या बृहद हिमालय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 791 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क के रास्ते से जोड़ता है। वह दोस्तों रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी से होकर के गुजरता है और सड़क मार्ग से मनाली और लेह को जोड़ता है। दोस्तों लेह मनाली राजमार्ग मनाली सोलंग घाटी को हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी और लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 792 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी श्रृंखला लेह के ऊपर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है और जिसमें कि डिगरला दर्रा और उसके बाद में खरदुंगला दर्रा भी शामिल हैं। वह है दोस्तों लद्दाख श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख श्रृंखला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लद्दाख श्रृंखला लेह के उत्तरी हिस्से में तिब्बती सीमा तक फैली हुई है और उसमें डिगरला दर्रा और उसके बाद में खारदुंगला दर्रा भी शामिल है। अगला प्रश्न है 793 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। वह है दोस्तों K2 पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा K12 पर्वत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि किरात चूली पर्वत या टेंस पीक हिमालय में एक पर्वत है, जबकि इसके बाद में बात करें तो काबरू पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर हिमालय में एक पर्वत है। इसके बाद में कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है और K12 साल्टोरो पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि लद्दाख में सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम रेंज की एक उप श्रेणी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 794 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। वह दर्रा है दोस्तों पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है, जबकि रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा मनाली से हिमालय की पीर पंजाल रेंज की पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। दोस्तों पलक्कड़ की बात करें तो पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट में एक निचला पहाड़ी दर्रा है। दोस्तों ये दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है 795 नंबर क्वेश्चन की बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों बोर्रा की गुफाएं के बारे में बात करें तो वे अनंथागिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बोर्रा गुफाएं जिन्हें की बोर्रा गुहालू भी कहा जाता है, वो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की अनंथागिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 796 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है। वह है दोस्तों लिपुलेख उत्तराखंड में है जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रोहतांग सिक्किम में नहीं है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, उसके बाद में बोमडीला हिमाचल प्रदेश में नहीं है और लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही सुमेलन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच स्थित सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है जो कि नेपाल के साथ उसके त्रिजंक्शन के पास है। इसके बाद में नेपाल के पास काला पानी क्षेत्र कहे जाने वाले दर्रे की दक्षिणी हिस्से पर चल रहे दावे हैं जो कि भारत के द्वारा नियंत्रित में है। अगला प्रश्न है 797 नंबर क्वेश्चन की भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों पटकाई बूम पहाड़ी के बारे में बात करें तो वे भारत के पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पटकाई या पटकाई बूम बर्मा या म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर पहाड़ियाँ है। दोस्तों वे उसी विवर्तनिकी प्रक्रियाओं के द्वारा बनाए गए थे जो कि मेसोजोइक में हिमालय हैं। अगला प्रश्न है 798 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन हिमालय के देशांतरीय विस्तार में उसके 3 समानांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है। वह दोस्तों हिमशिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हिमशिखा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिमालय के 3 समानांतर श्रृंखलाएं बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल की शिवालिक है। अगला प्रश्न है 799 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वह है धूपगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़ी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सूर्यास्त देखने के लिए एक बहुत लोकप्रिय स्थान माउंट धूपगढ़ी सतपुड़ा रेंज और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों पचमढ़ी में बात करें तो पचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई 1350 मीटर अर्थात 4429 फीट है, जबकि यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 800 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मेघालय पठार का जो हिस्सा नहीं है वह है पलामू हिल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू हिल्स। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मेघालय पठार के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ढलानों को क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहा जाता है, जबकि पलामू की बात करें तो पलामू पहाड़ियाँ जो है वो झारखंड में है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। इसमें दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं और फिर देखेंगे कि ज्वालामुखी से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
इस तरीके से ज्वालामुखी से संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 801 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो वह है दोस्तों बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, ये अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है और सुमात्रा से म्यांमार तक की ज्वालामुखियों की श्रृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में 802 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकोना पैसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाली अकाल को किस अकाल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस अकाल को जाना जाता है मौतम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौतम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलेकैना बैसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को मौतम अकाल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रत्येक 48 वर्षों में बांस के फूलों की एक विशेष प्रजाति जिसके बाद चूहों की आबादी बहुत अधिक हो जाती है और इसे चूहा बाढ़ या मौतम या बांस की मौत कहा जाता है। इसके बाद में यह चूहा बाढ़ जो है दोस्तों वो पूरे गाँव, फसलों और खेत की पैदावार को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में 803 नंबर प्रश्न है कि भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग क्या कहलाती है। दोस्तों वो कहलाती है भूकंपीय लहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भूकंपीय लहर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जबकि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है और जो कि उस माध्यम के कणों के आगे और पीछे कंपन से उत्पन्न होती है जिससे कि ध्वनि तरंग गुजरती है। 804 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है। दोस्तों जो अंतर्जात बल के परिणाम नहीं है वह है समुद्री तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री तरंगे। इसका डिस्क्रिप्शन है कि समुद्र की लहरें अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है। दोस्तों समुद्र की लहरें आमतौर पर हवा के कारण होती है और पृथ्वी की उत्पत्ति से आने वाले बलों के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आंदोलनों को अंतर्जात बल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी के अंतर तापीय परिस्थितियों और तापमान में भिन्नता के कारण चट्टानों के संकुचन और विस्तार से ये बल उत्पन्न होते हैं, जबकि भूकंपीय अंतर्जात बलों का परिणाम है। कहने का मतलब है दोस्तों अंतर्जात बल का परिणाम कौन है, वह है दोस्तों भूकंप। इसके बाद में इसके अगले प्रश्न को देखें तो 805 नंबर प्रश्न है कि डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है, वह है दोस्तों ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी। कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले तरल और ठोस चट्टानों से ही हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ज्वालामुखी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से होता है। दोस्तों फॉल्ट ब्लॉक पर्वत बड़े क्रिस्टल ब्लॉकों की गति से बनते हैं, जो कि तब बनते हैं जब तनावग्रस्त बल क्रस्ट को अलग करते हैं। उसके बाद में पठारों का निर्माण कई प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि ज्वालामुखी मैग्मा का ऊपर उठना, लावा का बाहर निकलना और पानी और ग्लेशियरों के द्वारा कटाव, ये सभी के सभी शामिल हैं। 806 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है। दोस्तों भूकंप का प्रभाव भारी वर्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी वर्षा। इसके अलावा हिमस्खलन, सुनामी और मृदा द्रवीकरण, ये सभी के सभी जो है दोस्तों वो भूकंप के प्रभाव हैं। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप के प्राथमिक प्रभाव जमीन का हिलना, जमीन का टूटना, भूस्खलन, सुनामी और फिर द्रवीकरण है। दोस्तों आग शायद भूकंप का सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रभाव है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 807 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है, वह है दोस्तों काल्डेरा ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, काल्डेरा ज्वालामुखी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि काल्डेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी हैं और एक काल्डेरा एक कटोरे के आकार का अवसाद होता है जब ज्वालामुखी अपने मैग्मा कक्ष की खाली होने पर छोड़ी गई खाली जगह में गिर जाता है। इसके बाद में रेयोलाइट की बात करें तो रेयोलाइट काल्डेरा कॉम्प्लेक्स पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है, लेकिन अक्सर ज्वालामुखी की तरह भी नहीं दिखते और वे आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो किसी भी ऊंचे ढांचे के निर्माण के बजाय अपने आप गिर जाते हैं। इसके बाद में 808 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैथोलिथ एक प्रकार की भू-आकृति है जिसका निर्माण डैश के द्वारा होता है। दोस्तों बैथोलिथ का निर्माण होता है ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखीय गतिविधियाँ। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बैथोलिथ
बैथोलिथ ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृति है। इसके बाद में बैथोलिथ एक प्रकार की अग्नेय चट्टान है जो जो जब तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी में या पृथ्वी की पपड़ी पे उगता है लेकिन सतह पर नहीं फटता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का विश्व भूगोल और मानचित्र से संबंधित। इसके संबंधित पहले प्रश्न को मिलाकर बात करें तो 809 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? वह है दोस्तों अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और कुल मिलाकर के तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि केवल अंटार्कटिका और उत्तरी आर्कटिक के रेगिस्तान से छोटा है। दोस्तों यह 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मरुस्थल माली, मोरक्को, उसके बाद में मॉरिटानिया, उसके बाद में अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों 810 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों परिवहन के लिए उसमें लामा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लामा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लामा, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों लामा ग्लामा पोसी स्तर शाकाहारी है। दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं की बात करें तो वह एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है और सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत है। वहीं रॉकीज की बात करें तो यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद में ट्रांस आर्कटिक पर्वत की बात करें तो ये अंटार्कटिका में है, जबकि एटलस पर्वत है दोस्तों अफ्रीका में। इसके बाद में 811 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के बहती है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कही जाती है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर की है और 11 देशों से होकर के बहती है। वो देश है दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद में तंजानिया, वरुंडी, रवांडा, युगांडा, केनिया, इथियोपिया, इसके बाद में इट्रिया, दक्षिण सूडान गणराज्य और उसके बाद में मिस्र। इसके माध्यम से होकर के विक्टोरिया झील से होते हुए भूमध्य सागर में बहती है। वहीं मिसौरी की बात करें तो मिसौरी है दोस्तों 3467 किलोमीटर और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? वो है मिसौरी, जिसकी लंबाई 3467 किलोमीटर की है। वहीं अमेजन की बात करें दोस्तों तो अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में बोल्गा नदी की बात करें दोस्तों तो बोल्गा नदी की लंबाई है 3690 किलोमीटर और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 812 नंबर क्वेश्चन। 812 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में नहीं शामिल है? वह है दोस्तों विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि महान झील क्षेत्र सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्वी क्षेत्र में आपस में जुड़ी मीठे पानी की बड़ी झीलों की एक श्रृंखला है। इसके बाद में ये पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों की सबसे बड़ा समूह भी है, जिसका कुल क्षेत्रफल के अनुसार है बात करें, और दूसरी सबसे बड़े जो कि कुल आयतन के अनुसार है। इसके बाद में बात करें तो विक्टोरिया झील के बारे में बात करें तो विक्टोरिया झील क्षेत्र के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। और सतह क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके बाद में 813 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? वह है दोस्तों अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। कहने का मतलब है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि अफ्रीका, जिसको कि डार्क महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, वह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके माध्यम से होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। इसके अगले प्रश्न को देखें तो 814 नंबर प्रश्न है कि मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? वह है दोस्तों कैरेबियन सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैरेबियन सागर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के निकट है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी की दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं बात करें तो कैस्पियन सागर के बारे में, तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे कि अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी झील या फिर पूर्ण समुद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। वहीं बाल्टिक सागर के बारे में बात करें तो बाल्टिक सागर जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर की एक भुजा
है या एक भुजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 815 नंबर के कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करता है। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 5 देश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कैस्पियन सागर जिसे कि खरज सागर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तटरेखा अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान के द्वारा साझा की जाती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 816 नंबर क्वेश्चन। 816 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौत की घाटी अर्थात डेथ वैली में या डेथ वैली में डैश में रेगिस्तानी घाटी है जो कि 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो वह है कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मौत की घाटी या डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है और उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा में है। दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका की सबसे निचला बिंदु है और इसमें नदियों की बात करें तो इसमें दोस्तों फर्नेस क्रीक और उसके बाद में अमरगोसा नदी। अगला प्रश्न है 817 नंबर की विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है दोस्तों, जिसके निकटवर्ती पूर्ण संख्या में पूर्णांकित होने से बात करें तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा है और भारतीय भूमि के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 3.28 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में अगला प्रश्न 818 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। वह है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। कहने का मतलब है कि विश्व का फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक समय क्षेत्र है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि फ्रांस में दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न 819 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर आता है। दोस्तों लोहा का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दूसरा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में या भूपर पट्टी पर 10 सबसे प्रचुर तत्व के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन है 46.1%, सिलिकॉन की बात करें तो 28.2%, एल्यूमिनियम 8.23%, जबकि आयरन की बात करें आयरन अर्थात लोहा ये 5.63% है। इसके बाद में कैल्शियम 4.15%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2.09%, जबकि टाइटेनियम की बात करें तो ये 0.565% है, जबकि हाइड्रोजन 0.140% है। इसके बाद में अगला प्रश्न 820 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है। वह है दोस्तों पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सफ़ेद कोह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है और यह काबुल नदी के समानांतर है। दोस्तों सीमा का एक हिस्सा खैबर तट के द्वारा पार किया जाता है। अगला प्रश्न 821 नंबर की बर्फ का एक द्रव्यमान जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे ग्लेशियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि बर्फ का एक द्रव्यमान जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र में धीरे धीरे चलता है, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक ग्लेशियर धीरे धीरे चलने वाला द्रव्यमान या पहाड़ों पर या ध्रुवों के पास बर्फ के संचय और संघनन से बनने वाली बर्फ की नदी है, जबकि एक लैगून एक कम सैंडबैग या कोरल रीफ के द्वारा समुद्र से अलग खारे पानी का एक खंड है। दोस्तों एक पठार भूमि का एक सपाट क्षेत्र है जो कि समुद्र तल से ऊपर ऊंचा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट टॉपिक जो कि विविध से संबंधित होगा। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के विविध प्रश्नों को देखेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 822 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को बायोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह उन पौधों और जानवरों के समुदाय को संदर्भित करता है जो कि एक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से होते हैं और अक्सर उस क्षेत्र के लिए सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। दोस्तों 5 प्रमुख प्रकार के बायोम की बात करें तो वे है सागरीय, घास के मैदान, जंगल, उसके बाद में रेगिस्तान और टुंड्रा। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रकृति की एक संरचना और कार्यात्मक इकाई है और इसके अजैविक और जैविक घटक शामिल हैं।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 823 नंबर क्वेश्चन की भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भूगर्भ शास्त्र के जनक कहे जाते हैं जेम्स हटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हटन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जेम्स हटन को भूगर्भ शास्त्र के जनक या पृथ्वी के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। वहीं जॉन बटलर की बात करें तो जॉन बटलर भारतीय पादप विकृति विज्ञान अर्थात पौधों में रंगों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं या उसके जनक कहे जाते हैं। उसके बाद में अल्फ्रेड वेगनर की बात करें तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिए थे, या बात करें तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आर्ट स्मिथ की बात करें तो आर्ट स्मिथ एक अमेरिकी शेफ और बात करें तो दोस्तों ये एक अमेरिकी अभिनेता भी हैं। अगला प्रश्न है 824 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने की बात करें तो ये आते हैं शरद ऋतु के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शरद ऋतु में आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में सितंबर अक्टूबर और नवंबर के महीने और दक्षिणी गोलार्ध में फरवरी मार्च और अप्रैल के महीने शामिल होते हैं। दोस्तों शीत ऋतु की बात करें तो ये नवंबर से मार्च के महीने तक होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के जून के महीने तक, और वर्षा ऋतु की बात करें तो जुलाई से सितंबर के महीने तक होती है। इसके बाद में 825 नंबर प्रश्न है कि एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है वो कहाँ पाया जाता है। दोस्तों एनाकोंडा की बात करें तो वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एनाकोंडा जिसको कि यूनेक्ट्स मुरियंस दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक कहा जाता है, वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों जो कि अमेजन का वन होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो उन्हें जीनस यूनेक्टेस अर्थात महान तैराक और फिर परिवार अर्थात बोइडे के तहत वर्गीकृत किया गया है। वे घने पत्ते वाले गर्भ नम स्थानों में बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं, और भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बाद में 826 नंबर प्रश्न है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। दोस्तों इसे अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपर्दन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अपक्षय चट्टान के टूटने और विखंडन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं जो कि जमीन की सतह पर बनता है और जो कि मौसम के संपर्क में रहता है। उसके बाद में कयांतरण एक अलग खनिज संरचना है, खनिज संरचना या बनावट के साथ मौजूद चट्टान में परिवर्तन है। वहीं अवसादन की बात करें तो अवसादन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण पानी के निलंबर से निकलने वाले कणों की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 827 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 1331 प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात ZSI ने भारत में कुल मिलाकर के 1331 विभिन्न पक्षी प्रजातियों को कवर किया है। वहीं पुस्तक की बात करें तो दोस्तों वो पुस्तक है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, जबकि ZSI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई वर्ष 1916 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके निदेशक हैं दोस्तों डॉक्टर कैलाश चंद्र। ये हुए थे दिसंबर 2022 में। इसके मूल संगठन की बात करें दोस्तों वो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 828 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भूगर्भ शास्त्र। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जेम्स हटन को भूवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है या भूविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं और शैलों के अध्ययन को दोस्तों पेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में 829 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि कौन सा तैरता हुआ फर्न स्थानीय जीव जंतुओं के लिए भोजन तथा आवास एवं पानी का प्रवाह प्रदान करने वाले देसी पौधों को उखाड़ कर और उसके बाद में बदल करके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। वह है दोस्तों विशाल सल्बानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाल साल्विनिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विशाल साल्विनिया जो कि जलीय फर्न दक्षिण पूर्व ब्राजील का मूल निवासी जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों साल्विनिया मोलेस्टा। उसके बाद में साल्विनिया मोनिमा की बात करें दोस्तों तो ये सामान्य साल्विनिया या पानी के स्पेंगल्स। उसके बाद में उस्मुंडा रिगलिस जिसको कि रॉयल फर्न भी कहा जाता है। इसके बाद में एरिजा पिन्नाटा जो कि
जो कि मच्छर फर्न, पंख वाले मच्छर फर्न, और उसके बाद में वाटर वेटलेट है। इसके बाद में आगे बढ़ें और फिर देखिए अगले प्रश्न को। तो 830 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से डैश पादपों के अवशेषों से विघटित एक गहरे रंग के अनाकार पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ जो परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दोस्तों इसके निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ह्यूमेसियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमेसियन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ह्यूमेसियन अर्थात निछेलन के बारे में बात करें तो निछेलन एक विलायक के माध्यम से अपने वाहक पदार्थों से अलग होने या निकलने की प्रक्रिया है। उसके बाद में खनिजीकरण के बारे में बात करें तो खनिजीकरण कार्बनिक पदार्थों को खनिज पोषक तत्वों में बदलने को संदर्भित करता है जो कि पौधों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। दोस्तों स्तरीकरण के बारे में बात करें तो स्तरीकरण का डेटा लोगों और वस्तुओं को अलग अलग समूहों या परतों में क्रमबद्ध करने के कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है 831 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खराब भूमि का मुख्य कारण है? वह है दोस्तों मिट्टी का क्षरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मृदा अपरदन अर्थात खराब भूमि का मुख्य कारण है। उसके बारे में बात करें दोस्तों तो खराब भूमि एक प्रकार का शुष्क इलाका है जिसमें मिट्टी से भरपूर मिट्टी होती है जो कि हवा और पानी से बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है। वहीं खराब भूमि के बारे में बात करें तो खराब भूमि में घाटी, गली, हुडू और ऐसे अन्य भूवैज्ञानिक रूप भी आम है। अगला प्रश्न है 832 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट जल उपचरण की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है। दोस्तों उसे सीवेज उपचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार कहा जाता है। सीवेज उपचार के 4 चरण हैं। पहला है दोस्तों कीचड़ का मोटा होना, दूसरा चरण है कीचड़ का पाचन और तीसरा चरण है दोस्तों पानी निकालने की व्यवस्था, जबकि चौथा चरण है निपटान। इसके बाद में अगला प्रश्न है 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कार्ट्रिज में एकत्र करता है जिसके उपचार सुविधा में ले जाया जा सके। दोस्तों यह है कंटेनर आधारित स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कंटेनर आधारित स्वच्छता। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कंटेनर आधारित स्वच्छता एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें कि शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कार्ट्रिज में एकत्रित करते हैं जिन्हें उपचार सुविधाओं तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों पारिस्थितिकी स्वच्छता वह है जो कि मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसके बाद में बात करें तो जबकि जल प्रदूषण को रोकती है और बात करें तो ऊर्जा संरक्षण भी करती है और इसके साथ साथ पोषक तत्वों को ग्रहण भी करती है। दोस्तों सामुदायिक नेतृत्व पूर्ण स्वच्छता अर्थात CLTS खुले में शौच अर्थात ओडी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए समुदायों को संगठित करने के लिए एक नवीन पद्धति है। जबकि सूक्ष्म स्वच्छता की बात करें तो वो सूक्ष्म स्वच्छता को वाहक के रूप में पानी के उपयोग के बिना मानव अपशिष्ट के निपटान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद में 834 नंबर प्रश्न है कि एक डैश टैंक कंक्रीट, उसके बाद में फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल या बुनियादी उपचार के लिए बहता है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो यह है सेप्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेप्टिक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक सेप्टिक टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए बहता है। दोस्तों शब्द सेप्टिक की बात करें तो शब्द सेप्टिक आवासीय जीवाणु वातावरण को संदर्भित करता है जो कि टैंक में विकसित होता है और जो कि टैंक में छोड़े गए कचरों को खनिज में विघटित या परिवर्तित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 835 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वह है दोस्तों अनुसूची 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अनुसूची 1। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल मिलाकर के 6 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है 836 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना बनी रहती है? वह जगह है दोस्तों थार का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थार रेगिस्तान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर उच्चतम होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है 837 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडहर है? दोस्तों कचारी खंडहर वाला शहर है
दीमापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दीमापुर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नागालैंड के दीमापुर में पाए गए कचारी खंडहर, जिसको कि दिमासा कचारी खंडहर भी कहा जाता है, वो कचारी राजबाड़ी या राजबाड़ी खंडहर मशरूम के गुंबद वाली स्तंभों की एक श्रृंखला है। अगला प्रश्न है 838 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक पर्यावरणीय नीति है जिसके तहत उन उत्पादकों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है जो कि वित्तीय और या भौतिक जो कि अब उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बारे में बात करें तो ये है दोस्तों विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अर्थात ईपीआर एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के बाद के उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए वित्तीय और या भौतिक जिम्मेदारी दी जाती है। इस अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से वर्ष 1990 ईस्वी में थॉमसन लिंडक्विस्ट के द्वारा स्वीडन में पेश किया गया था। दोस्तों विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पुनः उपयोग, बायकॉप या पुनर्खरीद या उसके बाद में दोस्तों रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण के माध्यम से की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 839 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का और कुल मिलाकर बात करें तो भूगोल अर्थात ज्योग्राफी विषय का सबसे आखिरी प्रश्न इस पुस्तक का, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है। दोस्तों जो भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है उसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण की कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि भूस्खलन एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति है। दोस्तों 4 प्रकार के भूस्खलन होते हैं, उसके बारे में बात करें तो पहला है दोस्तों फॉल एंड टॉपलिंग, उसके बाद में स्लाइड अर्थात घूर्णी भूस्खलन और अनुवाद संबंधी भूस्खलन, उसके बाद में प्रवाह और रेंगना। ये चारों के 4 प्रकार है दोस्तों भूस्खलन की। और भूस्खलन शमन की बात करें तो वह है दोस्तों सुदृढ़ीकरण उपाय, उसके बाद में ज्यामितीय संशोधन, सुरक्षा उपाय, भूतल कटाव नियंत्रण, जल निकासी तकनीक और उसके बाद में सुदृढ़ीकरण उपाय। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं भूगोल टॉपिक को या भूगोल विषय जो है उसके पूरे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिलहाल आगे हम लोग देखेंगे दूसरी सेशन में, हम लोग जब अगली सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग अपने स्टडी को आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे और पूर्ण रूप से इस पुस्तक को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।